हेलो हेलो हेलो। आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। संडे वाला क्लास तो सबका हो गया था। संडे को हम लोग जो डिस्कस किए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद हम लोग वहाँ में उसमें देखे थे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। अब उसी के आगे देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेज बिटवीन टू मिरर्स ये हो गया था। नेक्स्ट उसके बाद कुछ चीज प्लेन मिरर का देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। तो हम लोग पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि किसी प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, क्योंकि पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ लोगों का मान लो छूटा होगा तो वो इस बात से कॉन्सेप्ट फिर से बना लेंगे। तो प्लेन मिरर अगर है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, और जो एक तरफ रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक तरफ सिल्वर कोटिंग या पॉलिश्ड है, ये ऐसे दिखाएंगे। सिल्वर कोटिंग किया हुआ इधर से, रिफ्लेक्टिव इधर से है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर सबको किसी एक पॉइंट का इमेज फॉर्म करने आ गया, इमेज फॉर्मेशन करने आ गया, तो फिर किसी बड़े ऑब्जेक्ट का, एक्सटेंडेड बॉडी का भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कोई रॉड है, तो रॉड में अगर हम इस पॉइंट का इमेज लोकेट कर सकते हैं तो फिर इस पॉइंट का कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, हर का इमेज लोकेट करके पूरे बॉडी का इमेज लोकेट कर सकते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि अगर कोई पॉइंट है तो उसका इमेज कैसे लोकेट करेंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, कुछ चीज पहले से एज्यूम करके रखे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहा है हर डायरेक्शन में, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है तो इससे लाइट नहीं निकल रहा है, लेकिन इमेज फॉर्म करने के लिए कि इसके चलते इमेज किसी लेंस से, मिरर से, स्फेरिकल मिरर से, प्रिज्म से कैसे बनेगा, ये मानेंगे कि इससे लाइट निकल रहा है, क्योंकि कहीं से लाइट आ रहा है और वो लाइट यहाँ से बाहर जा रहा है, तो हम लोग आने वाले चीज को हटा के समझ रहे हैं कि इससे लाइट निकल रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रहा है, लेकिन हमको कितना लेना है? मिनिमम 2 रे लेना है। तो मिनिमम 2 रेज कंसिडर करना है फ्रॉम ए पॉइंट। तो कोई भी 2 रे इससे हम कंसिडर करेंगे, और रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट ऑब्जर्वर के आई में पहुंचेगा, ठीक है। इससे जो लाइट निकल रहा है, उधर मिरर है, तो इससे कोई भी 2 लाइट रे ले लो, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ तुम लेना चाहते हो ले सकते हो। तो इससे जो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकल रहा है वो सब रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आंख तक या ऑब्जर्वर के आई में पहुंच रहा है। जहां से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा वहीं उसका क्या दिखाई देगा? वहीं इमेज दिखाई देगा। सबको प्लेन मिरर में देखे ही हो कि प्लेन मिरर रहता है तो कोई भी चीज़ है अगर हमारे सामने है, या अपना खुद का इमेज कहाँ दिखाई देता है? मिरर के पीछे,
क्योंकि हमारे आई में जो लाइट पहुंच रहा है रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से वो आ रहा है, ऐसा अपीयर होगा जैसे कि पीछे से पहुंच रहा है। तो उसी को देखते हैं कैसे बनेगा इसका इमेज। देखो पहला काम हम लोग दो रे लेना है, तो इसमें से एक लाइट रे लेते हैं नॉर्मल के लॉन्ग, या तुमको जो लगता है चॉइस उसके अनुसार ले सकते हो, लेकिन आसान करने के लिए पहला हम लोग लेते हैं एक लाइट रे कंसीडर करते हैं अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, सब में यही काम करने वाले हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टू रेज कंसीडर करेंगे, एक कंसीडर करेंगे नॉर्मल के लॉन्ग, तो जो लाइट परपेंडिकुलर जाएगा वो वैसे ही वापस लौट आएगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगा। ठीक है, इधर वापस पीछे लौटेगा। और उसके बाद दूसरा कोई लाइट रे और ले लो, एक लाइट रे और कंसीडर कर लिए जो कुछ ऐसे है, ये लाइट रे। अब इसका कराना है क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कराने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल टू द मिरर, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से ये एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया नॉर्मल से, और ये यहाँ से हो जाएगा रिफ्लेक्ट, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ये हो गया रिफ्लेक्ट, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। और इस तरफ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का आई, ये ज्योमेट्री में बस बड़ा दिखाया गया है। ऑब्जर्वर की आंख में जो है ये एक लाइट ऐसे पहुंचा, और ये वाला रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये वाला लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से ऐसे पहुंचा। ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ था, वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे पहुंचा, और ये लाइट ऐसे जाकर के ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। दोनों लाइट जो ऑब्जर्वर तक पहुंचा वो कहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे और इस लाइन को भी पीछे बढ़ाएंगे। ये जो दोनों लाइट ऑब्जर्वर के आई तक पहुंच रहा है, वो दोनों लाइट को अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमको लगा कि इस पॉइंट से लाइट आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमको इमेज दिखाई पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ओ है तो उसका इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर में। कैसे देख सकते हैं ज्योमेट्री से, ये दो ट्राइंगल बन रहा है, दो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, ये एक साइड दोनों में कॉमन सेम, एक एंगल एक साइड बराबर हो गया। अब एक एंगल और बराबर हो जाए तो ट्राइंगल दोनों सेम, तो चेक कर लो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है कि नहीं है। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आई, ये आई है, ये 90 माइनस आई, ये कितना होगा 90 माइनस आई, दोनों बराबर बराबर 90 माइनस आई 90 माइनस आई होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये दोनों साइड क्या होगा, ये मान लो एम पॉइंट है मिरर, एम फॉर मिरर, एम से ओ का डिस्टेंस, एम से ओ का डिस्टेंस और एम से आई का डिस्टेंस दोनों क्या होगा इक्वल, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। और सबको याद होगा कि रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि तुम देखो जो लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है वो लाइट सही में एक पॉइंट पे मिला नहीं है, वहां से अपीयर हो रहा है, लग रहा है। ये क्या है, ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, काल्पनिक है, वर्चुअल है, ऐसा बस आभास हो रहा है, आभासी यानी वर्चुअल इमेज। और ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, ये वास्तविक रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेन मिरर में
रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, देयर विल बी real object and its virtual image in a plane mirror. ये कॉन्सेप्ट हम लोग सभी जगह अप्लाई करेंगे। किसी भी, ध्यान से सुनो, किसी भी पॉइंट का अगर इमेज लोकेट करना है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, लेंस हो, प्रिज्म हो, कोई भी चीज हो, किसी चीज का, किसी पॉइंट का, ऑब्जेक्ट का इमेज ट्रेस करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट कि उस ऑब्जेक्ट से हम लोग मिनिमम 2 नंबर ऑफ रेज कंसीडर करेंगे। जनरली एक नॉर्मल के लॉन्ग और एक नॉर्मल से अलग, और दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेंस है तो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन हो कुछ भी हो करके ऑब्जर्वर को के आई तक पहुंचना चाहिए। जिस पॉइंट से आता हुआ अपीयर होगा या जिस पॉइंट से आएगा, वो पॉइंट क्या बनेगा? इमेज। ठीक है, यहाँ तक फिर हम लोग डेविएशन ये सब देख लिए थे, वो तो सब कराया हुआ है। अब यहाँ से उसके आगे अब थोड़ा सा हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम सब में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम सब के लिए। इसको बोलते हैं रे डायग्राम या कोर्स डायग्राम। अब इसमें एक और चीज देखो। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड velocity of image in plane mirror. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर x है तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या है? x है, दोनों डिस्टेंस बराबर। तो अगर ऑब्जेक्ट चलेगा मिरर की तरफ तो इमेज भी चलेगा मिरर की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट चलेगा मिरर की तरफ तो इमेज भी चलेगा मिरर की तरफ। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम चलेगा, तो दोनों का स्पीड क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको अगर बोलते हैं वी ओ, वी ओ, और वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज को अगर बोलते हैं वी आई। दोनों में क्या रिलेशन होगा? इन प्लेन मिरर वी ओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या लिखे? वी आई। वेक्टर का साइन दिए हैं, कोई साइन में चेंज होगा प्लस माइनस? माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव एक्स की ओर जाएगा तो इमेज निगेटिव एक्स की ओर जाएगा, तो यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस का। ये रिजल्ट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज।
अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से तो उसका इमेज कितना से चलेगा? -4 मीटर पर सेकंड। तो इसमें डाउट नहीं ना? हो गया ना ये? अब एक सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर की तरह, ये प्लेन मिरर, ये जिसको बोल रहे हैं एम, एम है रेस्ट में, मिरर है रेस्ट में। कोई पर्सन कोई पर्सन मिरर की तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। मिरर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। A man is a man is moving towards plane mirror with velocity 10 मीटर पर सेकंड। Find velocity of his image observed by him। चलो क्या होगा आंसर? और एक ऑप्शन दे दें। चलो 5 ऑप्शन दे दिए। और ऑप्शन चाहिए? कौन सा आंसर? एकदम आसान क्वेश्चन है। डी, डी यानी कि -10। क्या है? आदमी चल रहा है 10 से, तो उसका इमेज गड़बड़ हो जाएगा। इमेज इधर बनेगा ना इमेज का? ऐसे बनेगा इमेज? इमेज कितना से चलेगा? 10 से चलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बताओ आंसर। मैन इज मूविंग टुवार्ड्स मिरर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ हिज इमेज ऑब्जर्व बाय हिम। -20। तो यहाँ पर हमको पता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसको माने हैं प्लस
आगे की तरफ, तो ये उल्टा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यही पूछा गया है? नहीं, पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जर्व बाय मैन, यानी कि पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि ऑब्जेक्ट। ये पूछा गया है। रिलेटिव वेलोसिटी पूछा गया है कि आदमी चल रहा है 10 से, इमेज भी चल रहा है उसका 10 से, लेकिन इस पर्सन को क्या दिखाई देगा कि उसकी तरफ इमेज कितने से आ रहा है? 20 से दिखा देगा उसको चलते हुए। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट ये पता करना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये बता देना है। तो इमेज कितना है? इमेज का है -10, ऑब्जेक्ट का भी 10, तो ये कितना आ गया? -20 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा ई। तो देखो, तुम्हारा सिंपल सा बात है कि तुम मिरर की तरफ चल रहे हो 10 से, तुम्हारा इमेज भी आ रहा है 10 से, तुमको कितना दिखाई पड़ेगा? तुम सोचो कि तुम केवल मिरर के बारे में, कोई आदमी बात कर रहा है कि उसका मिरर 10 से भाग रहा है, और तुम मिरर की ओर भाग रहे हो 20 से 10 से, तो मिरर की तरफ, मिरर तुम्हारी तरफ कितना से आ रहा है? तुमको दिखाई पड़ रहा है कि 20 से आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। तो सवाल जैसा कभी आता है रिलेटिव मोशन का सवाल, इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। रिलेटिव मोशन का सवाल ऐड करके पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर में रिलेटिव मोशन का सवाल डाल दिया गया, तो बन जाएगा ना। ऐसे बेसिक सवाल बोर्ड लेवल में आएगा तो इतना ही आएगा कि ऑब्जेक्ट चलेगा 10 से, तो इमेज कितना चलेगा? -10 से। लेकिन अब पूछा कि ऑब्जर्वर को कितना से दिखाई पड़ा है ये उसका इमेज, तो रिलेटिव मोशन का सवाल है। हो गया ना? सबका आंसर आया ना? चलो, अभी जो बताया फिर से उसको देख रहे हो, फिर से दिखा रहे हैं कि अगर कोई मिरर है, मिरर को रोक के रखना है, रेस्ट में है, मिरर है रेस्ट में, मिरर इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? d, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा i, डिस्टेंस कितना? d पे। अगर ऑब्जेक्ट को हम x डिस्टेंस चला दें, ऑब्जेक्ट को मान लो कि यहाँ से मूव करा दिया गया बाय डिस्टेंस x, यहाँ लाया गया, x डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट पहुँच गया यहाँ पर o डैश, ऑब्जेक्ट का दूरी कितना होगा मिरर से? d प्लस एक्स, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? उतना ही डिस्टेंस d प्लस एक्स, तो इसका इमेज किधर शिफ्ट हो गया? पीछे की तरफ, तो इमेज बन जाएगा यहाँ से कितना दूर? x डिस्टेंस शिफ्ट ना होगा, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ से d प्लस एक्स, तो इमेज भी हो जाएगा d प्लस एक्स। मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर x चलता है तो इमेज कितना चलेगा? x चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इफ ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस चलता है मिरर से दूर, तो इमेज भी जाएगा मिरर से दूर। तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स बाय x moves by x distance, then image moves by x डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में। इसी से तो पता चला था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, या वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे ना आया था रिजल्ट, जितना ऑब्जेक्ट चलेगा उतना इमेज चलेगा, तो दोनों का वेलोसिटी केवल साइन माइनस होगा, ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, इमेज अपोजिट में जा रहा है।
तो इसमें डाउट? हो गया ना? प्लेन मिरर पे बहुत सारा सवाल आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर। इसको कोई खासकर जेई और नीट वाले लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। मतलब हल तो हल्का, लेकिन कुछ कुछ चीज़ ऐसा आ सकता है जो एग्जाम में नहीं पढ़े रहने के कारण हो सकता है कि नहीं बने। तो पहले से प्रैक्टिस करके रिजल्ट सब याद रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट चलता है 2 मीटर दूर तो इमेज भी जाएगा 2 मीटर दूर। हो गया। अब अगर मान लो कि मिरर मूव करता है, मिरर मूव करता है, तो डिस्टेंस बी मूव्ड बाय इमेज इफ मिरर मूव्स, इफ मिरर मूव्स। यहाँ देखो, ये है मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, मिरर। यहाँ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है ओ डी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है डी। इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज बनेगा डी डिस्टेंस पे। इसका इमेज बन जाएगा यहाँ से उतना ही डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे। इमेज बन गया आई, आई बन गया ना? अब सबको बताना है कि अगर मिरर एक्स डिस्टेंस इधर चलता है, मिरर को एक्स डिस्टेंस इधर लाए, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, मिरर को एक्स डिस्टेंस इधर लाए, तो इमेज कितना डिस्टेंस मूव करेगा? तो देखो कैलकुलेट करो ज्योमेट्री से। हाँ तो मतलब बताना है रिजल्ट कि मिरर एक्स चला तो इमेज कितना चलेगा? ई प्लस एक्स। ज्योमेट्री से पता चलेगा। मिरर को पीछे ले जाओ, उसका इमेज बनाओ, और देखो कि इमेज कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया है। तो आंसर 2D आ रहा होगा। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी बन जाएगा कितना डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे। अब मान लेते हैं कि मिरर को उठा करके
यहाँ से मिरर को उठा करके लाया गया कुछ डिस्टेंस, मान लो कि मिरर को यहाँ पर लाए, यहाँ पे मिरर को लाए, कितना दूर, x डिस्टेंस, मिरर को लाया गया x डिस्टेंस। तो अब देखो मिरर से कितना दूर ऑब्जेक्ट हो गया, d प्लस एक्स। अब मिरर यहाँ है तो मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी हो गया d प्लस एक्स। तो अब इस मिरर से कितना दूर इमेज बनेगा, इमेज मान लो यहाँ बन गया i डैश, तो i डैश यहाँ बना, तो इस मिरर यहाँ पे है तो मिरर से डिस्टेंस हो गया यहाँ पे d प्लस एक्स, तो इमेज का डिस्टेंस होगा d प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से d प्लस एक्स, कोई दिक्कत, d प्लस एक्स, ठीक है। तो कितना ये दूर चला, ये डिस्टेंस तुमको निकालना है कि डिस्टेंस क्या होगा, जोड़ लो कि डिस्टेंस क्या होगा। तो फिर ये डिस्टेंस हमको पता है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये वाला है d प्लस एक्स, यहाँ से इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जोड़ लो, 2d प्लस 2x, 2d प्लस 2x, ठीक है। यहाँ से और इमेज का डिस्टेंस हो गया इतना, उसमें से ये डिस्टेंस माइनस करना है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 2d, यहाँ से डिस्टेंस d प्लस d, देखो इससे डिस्टेंस d, फिर यहाँ से डिस्टेंस d, 2d हो गया, तो ये डिस्टेंस में से 2d क्या होगा, 2d माइनस कर देंगे, तो -2d, ये हो गया 2x, समझे। तो सिंपल सा रिजल्ट आया कि अगर मिरर x डिस्टेंस शिफ्ट होगा तो उसके चलते इमेज कितना डिस्टेंस दूर भागेगा, मिरर को हम x डिस्टेंस ले जाएंगे तो हमारा इमेज 2x डिस्टेंस डबल होगा, जितना दूर मिरर को ले जाएंगे 1 मीटर दूर ले जाएंगे, मिरर हमसे 2 मीटर दूर भाग जाएगा, मिरर को अपनी ओर 1 मीटर लाएंगे, इमेज 2 मीटर नजदीक आ जाएगा, यानी कि जिधर मिरर चल रहा है इमेज भी उधर ही जा रहा है, डबल डिस्टेंस है। तो बताओ वेलोसिटी में क्या होगा रिलेशन, अगर हमको पता है वेलोसिटी ऑफ मिरर इज v, मिरर का वेलोसिटी अगर v है तो उसके चलते इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, 2v होगा, मिरर x चल रहा है, इमेज 2x चल रहा है, सेम डायरेक्शन में डबल चल रहा है, तो वेलोसिटी डबल, तो जितना वेलोसिटी ऑफ मिरर है उसका इमेज का क्या होगा, डबल 2v, यानी ऐसे याद रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, m फॉर मिरर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर मिरर हम मान लो कि चल रहा है किसी पर्सन से दूर जा रहा है मिरर 3 मीटर पर सेकंड से, तो उसका इमेज कितने से दूर जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड से, सेम डायरेक्शन में, मिरर दूर जाएगा इमेज भी दूर जाएगा, मिरर नज़दीक आएगा इमेज भी नज़दीक आएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों रिजल्ट अब सबको याद हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज अपोजिट में चलेगा, ऑब्जेक्ट जितना चलेगा इमेज उतना से अपोजिट में चलेगा, मिरर जितना से चलेगा इमेज उसका डबल से चलेगा सेम डायरेक्शन में। अब दोनों चलेगा तो दोनों को कंबाइन कर दो, हो सकता है कि आदमी भी चल रहा हो मिरर भी चल रहा हो, तो इमेज कितना चलेगा निकालने बोला जाए, तो दोनों के मोशन को क्या करेंगे, एक एक करके कंबाइन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। मान लो कि ऑब्जेक्ट कोई पर्सन यहाँ पे है, मिरर को उससे दूर ले जाया गया 4 मीटर पर सेकंड से, तो उसका इमेज कितने से दूर जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे मिरर बोलने का मतलब है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर में ये सवाल चेंज, रिजल्ट चेंज हो जाएगा।
चलो क्या आंसर इसका? प्लेन मिरर मूव्स बाय वेलोसिटी v, मूव्स बाय वेलोसिटी v, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा? 2v, इमेज विल बी 2v। क्या समझ में आ रहा है सबको? कोई भारी चीज तो नहीं है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत आसान है। ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करना है, रिजल्ट को याद रखेंगे थोड़ा ड्रॉ कर करके। जब भी कुछ भूलेंगे तो फिर रिजल्ट को अपने से डिराइव कर सकते हैं। चलो एक दो सवाल इस पे बनाते हैं अब। हो गया। चलो क्वेश्चन है, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, उसकी ओर कोई पर्सन इसकी तरफ जा रहा है। स्पीड उसका है चलने का 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। और मिरर भी उससे दूर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। इफ पर्सन एंड मिरर मूव as shown in the figure, find velocity of image, velocity of image of the person, velocity of image of the person। चलो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर लग रहा है? सबके लिए कुछ ना कुछ है ना ऑप्शन? सबके माइंड में कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा। सब आ रहा है। सब नंबर आएगा तुमको, घबराओ नहीं। एक सब्जेक्ट में सब नंबर। फोर्टीन सही है। और किसी का कोई है जी ऑप्शन? बोलो भाई, सबसे बनने वाला सवाल है, कोई भारी सवाल नहीं दिया गया। 14 सबका रहा है। हम तो बनाएंगे तब पता चलेगा, अभी तो सोचे नहीं है। तुम्हारा क्या आया?
मेरा तो 2 - 2 में से कुछ लग रहा है कि लगना चाहिए। बोर्ड में देखो, इसका नंबर 79% से ऊपर आना चाहिए। एग्जैक्ट 79 आ गया तब। कौन सा बोर्ड, बिहार के सीबीएसई? बिहार बोर्ड 79 में तो यहाँ तो हल्के मच जाता है। सीबीएसई में जो है ना, रोवा का नहीं मच जाता कि 79 आ गया। और बिहार बोर्ड में 79 लाया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा नंबर है। 85 में बोलता कि 85 नंबर आया है, लेकिन बिहार बोर्ड से है। अच्छा, तो टॉपर हो, इसे भी हो जाता है। चलो भाई, यहाँ देखो, अब इसका एक एक करके देखते हैं। रिजल्ट सबको याद है ना? रिजल्ट ये था, ध्यान सुनेंगे। मिरर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट चलेगा जितना स्पीड से, और इमेज भी उतना ही से अपोजिट में आएगा, ठीक है। और मिरर चलेगा तो इमेज उतना ही से डबल स्पीड से जाएगा। अब एक एक करके देखो, एक एक करके कंबाइन करो। पहले ये चला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर चला कितने से, 6 से, तो उसका इमेज चलेगा कितने से, इस तरफ, 6 से, 6 मीटर पर सेकंड से इमेज चलेगा। ऑब्जेक्ट के चलने के कारण इमेज 6 चला इधर। अब चलाओ मिरर को, मिरर चला 4 से, मिरर 4 से चलेगा तो इमेज कितने से चलेगा, उसका डबल से, 8 से, उसी डायरेक्शन में, 8 मीटर पर सेकंड से। दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 2 होगा। और इस तरफ तुम्हारा सही हो रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड। समझे ना, प्लस लिख दिए है उधर जाने वाले को। समझ में आया ना? ऐसा सवाल को एक एक करके सोचना है कि चलो आदमी को चला दो, तो आदमी चलेगा तो उसका इमेज अपोजिट में भागेगा। आदमी मिरर की तरफ तो इमेज भी मिरर की तरफ, ऐसे। और मिरर को चलाओ तो मिरर जितना चला, इमेज उससे डबल चला, सेम डायरेक्शन में। अब ऐसा सवाल देंगे तो बनेगा कि भारी नहीं ना जी सवाल, ये तो एकदम आसान है। क्या कुछ टेंशन वंशन चल रहा है क्या? सवाल भारी नहीं ना, बनेगा ये सब। दूसरा सवाल हो गया, लिख ले, सबको लिख लिए? क्या आनंदी, समझ में आ रहा है सब? ठीक है। तो अभी इसको बढ़ाते हैं अब।
चलो क्या आंसर 7 भी आ रहा है। एक 1 भी लगाते ना। तुम लोग जैसे बताया वैसे हम कर दिए भाई, अपना तरफ से कुछ नहीं सोचे हैं, ऐसी रैंडमली। देखो भगवान कृपा। क्या है, नहीं फंसेगा इसमें, सब ना कुछ ना, सबके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन है, सबके मन में कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलो बताओ कौन सा। बी 17, ए 7, ई, ई में कौन ई। क्या है, नकल उतार रहे हो जी। नकल उतारता है किसी का। माइनस दिए ही नहीं। तो मतलब गड़बड़ा ही जाता है स्थिति। चलो ए आंसर आ चुका, बी आ चुका, सी किसी का नहीं है, डी किसी का है। डी तुम्हारा है। मान लो डी, कोई नहीं मान रहा, उसी को तुम मानो। जिसका जिसका कोई नहीं उसका उसका खुदा है यारों। तब मान लेना है इसी को, जो कोई नहीं मान रहा वही मान के देखो, देखते हैं क्या होता है ऐसे हो जाएगा। एक एक करके देखो। आदमी चला इसकी तरफ 5 से, ठीक है, तो उसका इमेज किधर चलेगा, अपोजिट में 5 से। इमेज ऐसे भागेगा 5 से। अब मिरर को चलाओ, मिरर चल रहा है इधर 6 से, तो उसके चलते इमेज चलेगा उसी डायरेक्शन में डबल से, 12 से। तो 12 5 17, ये हुआ ना, 17 हुआ। लेकिन लेकिन रुको ना जी अभी। वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जर्व बाय द पर्सन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जर्व बाय द पर्सन, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अभी, तो कितना है इमेज का, 12 5 17 था ना, 17 माइनस ऑब्जेक्ट कितना है, इसको प्लस माने है, इधर +17 है, तो ऑब्जेक्ट का -5। अरे, तो 22 मीटर पर सेकेंड। देखे, जो कोई नहीं माने उसको मान लेना है। प्लस में नहीं तो माइनस में ले लो। ठीक है, ठीक है, माइनस में ले लेते हैं। माइनस में लेके बनाते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेक्टर फॉर्म में। इमेज का क्या माने, -17, इधर को माइनस तुम मानते हो, -17 माइनस ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, +5, कितना आ गया, -22। तो यहाँ मैग्नीट्यूड की बात ना करना है, क्योंकि ऑप्शन में तो कोई है नहीं, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो 22 मीटर पर सेकेंड। माइनस प्लस तो डायरेक्शन लेना है, जैसे माइनस का मतलब कि इधर आ रहा है, ठीक है। बस हमको मैग्नीट्यूड बताना, ऑप्शन में तो पता है ना, एक ही ऑप्शन है, अगर माइनस में रहता तब ना -22 पे टिक मारते। और वो भी क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि इधर वाले को प्लस मान के चलो। प्लस माइनस तो हम लोग डायरेक्शन को
मानने के लिए करते हैं। चलो, दो आंसर का रिजल्ट सही आ गया, दो क्वेश्चन का आंसर सही आ गया। कैसा सवाल रहेगा? मिरर चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी पे सवाल पूछा जाएगा। यही सब में ध्यान से बनाएंगे, गड़बड़ी नहीं कर दें कि जल्दीबाजी में निकाले आंसर ले आए। पढ़ेंगे कि कहीं रिलेटिव वाला तो सवाल नहीं आ गया है। बार बार पढ़ के, 2-3 बार पढ़ के समझ लें कि केवल वेलोसिटी पूछा कि रिलेटिव वाला पूछा। तो माइनस उनस थोड़ा सही से करना है। हो गया? क्या हो गया था? एक मेरा दोस्त था, केजीपी का दिन याद आ रहा है। वो बेचारा सुपर 30 से पहुंचा था। सुपर 30 से तो थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश में दिक्कत था उसको। तो इलेक्ट्रिकल लैब में मैथ्स उसका स्ट्रांग था काफ़ी। इलेक्ट्रिकल लैब में बेचारा सवाल बना रहा था, सब बना के बैठ गया, एक जगह पे अटक गया। अब सर को कैसे बुलाए, प्रोफेसर को? प्लीज कम, ये सब कैसे बुलाते नहीं है? तो हैंड रेस किया ऐसे, उधर सर देखे कैसे करता है। उधर से वो आए, हमसे क्या मारेंगे इसको, क्या मतलब पड़ा। फिर एक और दोस्त है सुपर 30 के, उनके साथ भी दिक्कत था, उनका अभी भी दिक्कत है। वो गए, फॉर्म भरना था मेरिट कम इन स्कॉलरशिप का। फॉर्म भरते समय वहाँ जैसे स्टाफ है तो बंगाली है, तो उसको या तो इंग्लिश आएगा चाहे बंगाली आएगा, हिंदी में बेचारा दिक्कत में है। जैसे ये इंग्लिश में दिक्कत में था, उसे वो हिंदी में दिक्कत में है। तो पूछ रहा है कि कम आफ्टर 5 PM, कम आफ्टर 5 PM, उसको उनको बार बोल रहा है। समझ में नहीं उनको आ रहा था बढ़िया से, उतना लैंग्वेज वेज कुछ टोन उन गड़बड़ी था। तो लास्ट में पूछे हाउ हाउ व्हेन, ऐसे करके घड़ी पे उसका मारे इसे से 2-3 बार, व्हेन व्हेन हाउ। तब जाकर हम लोग थे समझाए, बीच बचाव किए, कह रहे 5:30 के बाद आना है, 5 PM के बाद आ जाना है। तरह से 5:30 5 PM हो गया। वो दूर का बात है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं। मिनिमम मिनिमम लेंथ ऑफ ए मिरर टू सी अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि किसी मिरर का, ये देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो फेस मिरर में जैसे तैसे देख लेते हैं, ऐसे देखते भी नहीं, अंदाज पे चलते हैं कि बाल ऐसे कर लिए, ठीक है ना है जी। शेविंग भी बिना मिरर के ही कर लेते हैं, आदत है। छू छा के देखते हैं कि बच्चा कहीं नहीं ना है। बिना मिरर के, या कभी मान लो मोबाइल रहा तो मोबाइल से देखे, थोड़ा बहुत कवर किए, 1-2 दिन देखें कि छूट गया, ऐसे अब आइडिया हो गया। लेकिन सबके लिए ऐसा बात नहीं ना है, मिरर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। घर से बिना मिरर देखे कोई, बहुत सारे लोग निकलते नहीं हैं। तो उनके लिए कि तुमको अगर मान लो कि मिरर का पता करना है, बाजार में गए कि हमको पूरा अपना बॉडी का इमेज दिखना चाहिए मिरर में, तो मिनिमम उसका लेंथ कितना होना चाहिए? अपने हाइट का हाफ मिनिमम लेंथ चाहिए। जैसे मान लो किसी का हाइट 6 फीट है, तो उसके लिए मिरर कम से कम कितना चाहिए? 3 फीट। 4 फीट है तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा से दिखाई देगा। तो 3 फीट मिनिमम हाइट का लेंथ का मिरर चाहिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे? चलो इसको देखते हैं। ये है मिरर, मिरर
ठीक है, ये मिरर। इस रिजल्ट को लेकिन दूसरे तरह से भी समझने के लिए ये क्वेश्चन, ये रिजल्ट बता रहे हैं। ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जीके के रूप में बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम सब में, जनरल एग्जाम कंपटीशन में ये सब सवाल आते रहता है, ठीक है ना। रेलवे बैंकिंग सब में ये सब सवाल आते रहता है कि दो मिरर के बीच में इतना एंगल, तो नंबर ऑफ इमेज बताओ, मिरर का लेंथ इतना है, अपने किसी आदमी का हाइट इतना है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना चाहिए कि वो उसको अपना कंप्लीट इमेज दिखाई पड़े। तो पहले इसको प्रूव करते हैं उसका, लेकिन एक दूसरा रिजल्ट का दूसरा पहलू भी है, उसको समझेंगे, ठीक है ना। उस पर सवाल जैसे समय आता है। ये मान लो कि मिरर है और इधर कोई आदमी है, आदमी बना देते हैं, देखो ये आदमी है, आदमी, ठीक है। ये हो गया हेड, हेड। यहाँ हो गया उसका आई, हेड आई, और ये हो गया उसका टो, ठीक है ना जी। बन गया ना, समझ गया ना। किसी आदमी को अपना इमेज कैसे दिखाई देगा, उसके लिए क्या करना होगा, आँख खुला रखना होगा। आँख खुला रखेगा तब ना इमेज देखेगा। मतलब उसके बॉडी से जो लाइट मिरर में जाकर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उसके आई तक आना चाहिए। अब पता चला कि आई में तुम्हारे सिर का जो लाइट निकल रहा है वो रिफ्लेक्शन के बाद आई में पहुंचा ही नहीं, तो सिर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यानी सिर दिखाई दे, उसके लिए क्या जरूरी है कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद आई तक पहुंचना चाहिए। आई को थोड़ा देखो यहाँ बना देते हैं, नहीं ना, थोड़ा सा आई यहाँ पे है। देखो ये है। अब अगर मान लो कि तुमको मिनिमम लेंथ से काम चलाना है, मिनिमम हाइट मिरर का चाहिए, तो क्या करना होगा कि हेड से जो लाइट निकलेगा वो अपर एज से टकराने के बाद आई तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। हेड से जो लाइट निकलेगा वो अपर एज से रिफ्लेक्शन के बाद आई तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। आई तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इससे लाइट और कोई निकल रहा है, नीचे वाले पॉइंट पे टकराएगा तो वो आई में नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऊपर से वाला से कम पहुंच जाए आई तक तो दिख जाएगा उसको अपना इमेज, ठीक है। टो के साथ क्या होगा, टो से जो लाइट निकल रहा है वो कम से कम लोअर एज से रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचना चाहिए आई तक, ठीक है। तो इसको टो भी दिख जाएगा क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई तक पहुंच गया, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इधर से आता हुआ अपीयर होगा। इस तरह से इसको भी पीछे बढ़ा, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आता हुआ अपीयर होगा। तो आदमी को अपना हेड यहाँ पे, टो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से उसका इमेज मिरर के पीछे ऐसा बन के दिखाई देगा। समझ में आया, डायग्राम समझ में आ रहा है। और भी लाइट ले लेंगे नॉर्मल इस सब के लोग, तो कम से कम एक लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद आई तक पहुंच गया है, इस लाइट को पीछे बढ़ाओ तो यहाँ से आता हुआ अपीयर हुआ। इस तरह से इसको भी रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आया तो इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, ये इधर से आता हुआ अपीयर होगा, तो यहाँ पे हेड का इमेज, यहाँ पे टो का इमेज बन गया, पूरा इमेज दिखाई पड़ा। अब यहाँ पे ज्योमेट्री देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ड्रॉप किए ऐसे नॉर्मल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। यहाँ भी ड्रॉप किए नॉर्मल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। ये एंगल 90, एंगल भी 90, एक साइड कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। इसी तरह से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देख लो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 90, ये एंगल 90, एक साइड कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल भी सेम। ये सेम, तो ये लेंथ कितना, ये लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ भी क्या होगा, ए होगा। और ये लेंथ अगर बी है
तो ये लेंथ भी क्या होगा, बी होगा। तो इस आदमी का हाइट कितना है, 2 × A + B, यही ना है, 2A + 2B है। और यहाँ से देखो मिरर का हाइट कितना है, ये B + A, मिरर का हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो A + B, तो मिरर का हाइट हो गया A + B। यानी कि मिरर का हाइट कितना चाहिए आदमी का, आधा चाहिए। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर शुड बी हाफ ऑफ द इमेज ऑफ द पर्सन। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू दी, डिस्टेंस का मतलब नहीं है, डिस्टेंस का मतलब है नहीं, ये तो ज्योमेट्री से दिखाए। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी ऑन कंप्लीट इमेज, क्या क्या चीज बोले, कौन सी। हाँ तो नहीं ना, जब बस आई तक पहुंचना चाहिए। मिरर बड़ा होगा तब तो और आराम से दिखेगा ना, क्लियर दिखेगा, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। उससे छोटा होगा तो नहीं दिखेगा। यहाँ इसको कट कर दो, ठीक है ना, छोटा करके देखो, इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर दिए। अब यहाँ जो लाइट आएगा, अगर यहाँ पर लाइट आता तो सीधे आई तक पहुँचता, उसके नीचे पोर्शन पे लाइट आया तो क्या आई तक पहुँचेगा, नहीं नहीं पहुँचेगा, तो दिखाई नहीं देगा हेड। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना हो गया, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। तब अपने अपने मिरर मार्केट में खरीदो, हाइट नाप लो, मिनिमम लेना है जाकर के। तो आप कोई बोल सकता है कि हम उतना जरूरत नहीं, हम छोटा सा मिरर रखेंगे, उसको ऊपर नीचे करके से देख लेंगे, तो भी दिक्कत नहीं है, भी हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, मिनिमम लेंथ से तुम काम चला रहे हो, ठीक है, अगर मिरर का हाइट बढ़ा दें तो इमेज तो हमको उतना ही दिखाई पड़ेगा, कुछ इमेज में फर्क पड़ेगा। अगर मिरर का हम जो है सो और लंबा ऊंचा मिरर ले लिए और बड़ा मिरर ले लिए, तो इमेज के क्वालिटी में कुछ चेंज आएगा। अच्छा इमेज किस में दिखाई देगा, छोटा मिरर में कि बड़ा मिरर में, छोटा में अच्छा मिरर इमेज दिखाई दे कैसे, छोटा मिरर है तो तुम्हारे बॉडी से जो लाइट निकल रहा है वो कम एरिया से लाइट आई तक पहुंचेगा, ठीक है। बड़ा मिरर कर लिए तो सब जगह से लाइट टकरा टकरा के पहुंच रहा है तो ज़्यादा लाइट ना पहुंचेगा, यानी कि इमेज का इंटेंसिटी किस में ज़्यादा होगा, बड़ा में। तो बड़े मिरर में इमेज का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो अच्छा क्वालिटी ना होगा, अच्छा इंटेंसिटी होगा। खराब दिखता है अपना शक्ल जो है ना, क्लियर दिखने लगता है उसमें, तो इसलिए लगता है खराब, छोटा में पता नहीं चल पाता है ना। नहीं हम भी देखे हैं ना, बड़ा मिरर में देखते हैं तो ना कि मेरा कैसा फेस आ रहा है, छोटा मिरर में कॉन्फिडेंस हाई रहता है, इसलिए मिरर छोटा होना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ेगा मिरर को और जो है ना उसका उसका पुराना मिरर यूज करो एकदम, जो है लाइट उट सब पार करके चला जा रहा है, कम एकदम इमेज धुंधला दिख रहा है, सब कुछ सही लगेगा। हो गया ना। अब एक बात को देखो, यहाँ पर आई का पोजीशन हम कहीं और रख देते तो क्या इस रिजल्ट में डिफरेंस आता, आई किसी आदमी का हेड के नीचे इतना दूर है, क्या बी ए पे कुछ रिजल्ट में अंतर आएगा, नहीं ना आएगा। बी का वैल्यू कहीं भी रहे, कुछ भी रहे, आई को यहाँ पे करते तो भी रिजल्ट क्या आता, सेम आता। तो अब सोचो,
आई को तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक रख सकते हो कहीं भी। किसी आदमी का आई हेड के जस्ट नीचे है तो भी उसको वही दिखाई देगा, आई यहाँ है तो भी दिखाई देगा इसे ही। अब इसी बात को ऐसे समझो, आई मतलब ऑब्जर्वर, इधर एक मिरर है और इधर एक दीवाल है, ठीक है, इधर एक दीवाल है। अब दीवाल पे कोई आदमी चल रहा है, दीवाल है, ठीक है ना, ये दीवाल है। इस बात को फिर से हम बताना चाह रहे हैं, समझ लो क्या बोल रहे हैं। ये आदमी था, इसका आई हम यहाँ पे रख के दिखाए, ठीक है, रिजल्ट आया हाफ ऑफ द मिरर, जो मिरर जो होगा उसका हाइट हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, ये होगा। अब आई का पोजीशन हम फिगर में यहाँ बना के करते तो भी रिजल्ट वही आता, आई यहाँ पे रखते तो भी रिजल्ट वही आता, ठीक है। आई के पोजीशन पे हमारा रिजल्ट तो निर्भर कर नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर आई यहाँ से यहाँ तक रहे तो आई खुद को देख पाएगा। यानी कि कोई अगर पर्सन इस दीवार पे यहाँ से यहाँ चलता तो उस दीवार का इमेज इस मिरर में उसको दिखाई देगा, समझे। एक बड़ा सा दीवार ले लो, एक बड़ा सा दीवार ले लिए और इस दीवार पे मान लो कि एक इंसेक्ट चल रहा है, यहाँ से कोई इंसेक्ट चल रहा है, तो इंसेक्ट को मिरर में अपना इमेज दिखाई नहीं पड़ेगा। कब से दिखाई पड़ना शुरू होगा, मिरर का जो हाइट है a+b तो उसका डबल ले लो, डबल जो ये लेंथ है वहाँ से उसको दीवार मिरर में दिखाई देना शुरू करेगा या अपना इमेज दिखाई देना शुरू करेगा। तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जैसे ही इस रीजन में आया ये इंसेक्ट तो इसको अपना इमेज दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इमेज दिखाई पड़ेगा। उसके फिर नीचे चल गया तो क्या इमेज दिखाई पड़ेगा अपना, नहीं पड़ेगा। तो इस पे सवाल अगर हम बना दें कि कोई इंसेक्ट है जो दीवार पे चल रहा है और मिरर में देख रहा है, तो उसको मिरर में दीवार का कितना लंबाई दिखाई पड़ेगा। तो मान लो कि मिरर का लंबाई हम देते हैं 3 मीटर, तो दीवार का कितना लंबाई दिखाई पड़ेगा मिरर में, 6 मीटर। चलो जो सवाल यही में आया है वही बनवाते हैं। ये दिया हुआ है कि एन इंसेक्ट इज मूविंग ऑन ए वॉल विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। बताना है टाइम अप टू विच इट कैन सी इमेज ऑफ वॉल इन द मिरर। ये दीवार है, एन इंसेक्ट इज मूविंग ऑन ए वॉल as shown in the figure. Find time up to which insect can see wall in the mirror. पाँच सेकेंड। उसी को सवाल को और भारी कर सकते हैं, एक्सलेशन दे देंगे, कुछ वेरिएबल वेलोसिटी दे देंगे। तो पहला चीज कि 5 मीटर मिरर का हाइट है तो दीवार का कितना लंबाई मिरर में दिखाई पड़ेगा, तो मिरर में दिखाई पड़ेगा 10 मीटर। 10 मीटर का 10 मीटर का दीवार जो है मिरर में दिखाई पड़ेगा। ये हो गया कि लेंथ ऑफ वॉल, यहाँ पे हो गया लेंथ ऑफ वॉल ऑब्जर्व्ड इन द मिरर इक्वल्स टू कितना, 5 मीटर का डबल, ठीक है, 10 मीटर। 10 मीटर की लंबाई दीवार की दिखाई देगी तो कितना समय तक दिखाई देगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम बराबर लिखेंगे, स्पीड कांस्टेंट है
तो 10 मीटर बाई स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड। क्या बोलो, कोई दिक्कत है? इसी में एक्सेलेरेशन दे दें कि इंसेक्ट जो है वो इतना इनिशियल वेलोसिटी से इतना एक्सेलेरेशन से चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस, कितना समय तक दीवार उसको दिखाई पड़ेगा। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब सवाल बना सकते हैं आप। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल बाउंड्री, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल बाउंड्री जैसे कि स्फेरिकल मिरर, उसको अगला टॉपिक में। अभी इस पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन। तो हम ये यहाँ पे दिखा है कि प्लेन मिरर पे बहुत सारा सवाल बन सकता है, बहुत दिनों तक इसको पढ़ाया जा सकता है। एक बेसिक जो हम आइडिया है दे दिए। थोड़ा जेई का क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, अपने से बनाएंगे समझ में आएगा। ठीक है, खुद से बनाने के बाद और भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हो सकता है, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे प्लेन मिरर पे। जेई ज़्यादातर क्या करता है ना कि प्लेन मिरर पे सवाल दे देता है, तब उधर बहुत मेहनत किया लेंस में, ये सब में, वो सब में, और सीधे प्लेन मिरर से सवाल दे दिया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और वेव। रिफ्रैक्शन के बारे में तो सबको पता है, रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट, नहीं नहीं। बेंडिंग ऑफ लाइट तो और भी घटना, दूसरा घटना को भी बोलते हैं। बेंडिंग तो रिफ्लेक्शन से भी हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन से भी हो रहा है दूसरे मीडियम में। हाँ, तो जब लाइट या वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो उस समय लाइट जो है अपने इनिशियल पाथ से डेविएट होता है। तो इस घटना का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है देखो, ये है पानी। हाँ तो अब सोच में पड़ गया क्या, रे पानी तो हम उतना काहे ले दूर गए थे, यहीं से ले लेते पानी, तब यहीं से पानी तुमको मिल जाता है। हरा पानी पीना चाहिए। कैसे नहीं, क्यों ना, कैसे तो ऐसे पीना चाहिए पानी से उठा के, हरा पानी पीना चाहिए। कैसे कैसे सब पानी पीते हैं वैसे पी लेना है। अरे खरा हरा पानी खड़े ऐसे होकर के ऐसे पी लेना है। हाँ, खारा पानी बैठ कर पीना चाहिए। चलो ये हो गया। अब ध्यान से समझते हैं। हाँ, ये हो गया एक मीडियम, ऊपर मीडियम दूसरा है। मीडियम मान लो एयर है, ग्लास है, इधर वाटर है। तो इधर मान लो मीडियम है एयर, और इधर का मीडियम है कोई दूसरा मीडियम है वाटर। वाटर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई लाइट रे या कोई वेव
एयर से इन कर रहा है, एयर में ट्रेवल कर रहा है, एयर में ट्रेवल कर रहा है। जब तक एयर में ट्रेवल कर रहा है कुछ इसमें चेंज होगा ना, तो रिफ्लेक्शन होगा ना रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? दो मीडियम के बाउंड्री पे होता है, जहाँ मीडियम चेंज होता रहा होता है। तो यहाँ पे जब लाइट इस मीडियम से आकर के दूसरे मीडियम में इन कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर दो एक नॉर्मल, नॉर्मल टू द बाउंड्री, ये ड्रॉ किए, नॉर्मल टू द बाउंड्री ड्रॉ किए। ये मीडियम कौन सा है, रेयर की डेंसर? रेयरर, ये मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये मीडियम डेंसर। जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगा तो क्या होता है? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। हाँ, स्नेल्स लॉ, घोंघा वाला जो नियम है, स्नेल्स लॉ। घोंघा का खाई हो क्या तुम? चलो जी देखो, अब चल रही क्लास में अब हिंसा नहीं करना है। चलो अब देखो तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करता है तो लाइट क्या कर रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। या नॉर्मल से दूर भी जा सकता है। नॉर्मल से दूर कब जाएगा? जब डेंसर से रेयर में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा। ये डेंसर बना देते हैं। ये हो गया वाटर। अब यही काम करो वाटर में, कि लाइट अगर जा रहा है वाटर से, वाटर से जा रहा है, ये डेंसर से एयर में, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो सबसे पहले। नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बेंड कर गया। तो इस घटना का नाम है रिफ्रैक्शन। तो यानी कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। इस घटना का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेंसर टू रेयरर। इसको लिख लेते हैं, लिख लो, बोल देते हैं यार, जानते हैं तुम लोग। when light ray when light ray enters enters from when light ray enters from rarer to denser, when light ray enters from rarer to denser, rarer to denser, then it may bend towards normal, towards normal, it may bend towards normal। may क्यों बोले? जैसे नॉर्मल के लॉन्ग आएगा सीधे नॉर्मल के लॉन्ग चल जाएगा, तो उसमें तो बेंड नहीं ना किया, यही इसलिए बोला गया कि जब when light ray enters from rarer to denser, then light ray may bend towards normal, and when light ray enter light ray enters from denser to rarer, denser to rarer, and when light ray
enters from denser to rarer, then it may bend away from normal. It may bend away from normal. And when light ray enters from denser to rarer, denser to rarer, then it may bend away from normal. It may bend away from normal. हो गया ना? चलो अब इसमें कुछ कुछ चीज़ है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम पूछते हैं। जैसे इसको कौन सा लाइट रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सब जान ही रहे हैं। और ये क्या है? नॉर्मल टू द बाउंड्री। नॉर्मल टू द बाउंड्री। तो इट में बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल लिख लिए। दिस phenomenon is called refraction of light. This phenomenon is called refraction of light. This phenomenon is called refraction of light. हो गया? अब बताओ, इस इंसिडेंट रे का वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? चेंज होगा कि वही रहेगा? इंसिडेंट रे का वेवलेंथ लैम्डा है, अगर वो वेव चल जाए, लाइट चल जाए एयर में, तो क्या वेवलेंथ चेंज होगा? वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एफ, स्पीड भी। तो क्या क्या चीज चेंज हो सकता है? वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर इसका एफ है, तो इसका ही फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। कहाँ से लाइट आ रहा है? बस सोर्स चेंज नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होने वाला नहीं है। चाहे लाइट इसमें से उसमें चल जाए, कुछ भी कर दो लाइट के साथ, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आया है? सोर्स के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। लाइट कैसे बनता है? कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उससे रेडिएशन लाइट निकलता है। किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है? मान लो कि 1 सेकंड में 50,000 बार ऑसिलेट कर गया, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया लाइट का? 50,000 हर्ट्ज। तो अब वहां जैसे ऑसिलेट कर रहा है, उतना ही फ्रीक्वेंसी का लाइट नहीं एमिट करेगा, तो उसको मीडियम से कोई मतलब नहीं है। सोर्स पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली अपॉन सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? अनचेंज्ड। वेवलेंथ इस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। मीडियम चेंज हुआ, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। स्पीड भी किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। तो स्पीड और वेवलेंथ क्या होगा? चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। इसको लिख लेते हैं। ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, स्पीड एंड स्पीड भी एंड वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा, स्पीड भी एंड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट रे, light ray must change due to refraction, speed v and wavelength lambda of light ray must change। ठीक है, v और लैम्डा चेंज होना मस्ट है। मीडियम चेंज हुआ, स्पीड वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। बट
but frequency remains unchanged. But frequency remains unchanged. Frequency remains unchanged as frequency depends only upon source. Frequency remains unchanged as frequency depends only upon source. Only upon source. Frequency does not depend upon medium. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम. फ्रीक्वेंसी केवल किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स पे. अब चलो बताओ कि यहाँ पर इसका वेवलेंथ था लैम्डा, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो गया. मतलब था, मान लो कि 4000 था, यहाँ पे हो गया 3000. तो क्या कलर भी चेंज होगा? अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, यहाँ पे रेड कलर है, रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम. वो पानी में चल गया, उसका वेवलेंथ मान लो हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम. तो कलर बताओ, कलर क्या रहेगा? चेंज होगा कि वही रहेगा? सेम कैसे? वो तो मतलब रियल वाला ही क्या है, वो तुम सही देखे गलत देखे, मतलब यहाँ बताना है कॉन्सेप्ट से. वेवलेंथ तो चेंज हुआ ना, तो कलर क्या लगता है? वेवलेंथ बदलेगा तो कलर बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि कलर जो है फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा है. फ्रीक्वेंसी जो था वही रहा, और कलर जो है फ्रीक्वेंसी का चीज़ है, ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं हुआ तो कलर चेंज नहीं होगा. रेड कलर आया है तो रेड ही कलर रहेगा, पानी में भी रेड रहेगा, केवल उसका जो है वेवलेंथ चेंज हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा. तो कलर डिपेंड्स ओनली अपॉन फ्रीक्वेंसी. एक और चीज लिख लो कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन कलर डज नॉट चेंजेज. ड्यू टू रिफ्रैक्शन कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. ड्यू टू रिफ्रैक्शन कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. Due to refraction, color of light does not change because color depends only upon frequency. Because color depends only upon frequency. Color depends only upon frequency. और फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए कलर भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा. तो देखो, भी और लैम्डा क्या हुआ? मस्ट चेंज. ये तो चेंज होना मस्ट है. और बच गया कौन सा चीज? फ्रीक्वेंसी मस्ट रिमेन कांस्टेंट. कलर भी क्या रहेगा? सेम, अनचेंज्ड. कलर भी सेम. अब जाओ फेज के बारे में. किसी भी लाइट के बारे में चार चीज है, पांच चीज है. एक उसका एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, और एक फेज भी है. अब फेज इसके पास फाई है, तो इसका फेज क्या रहेगा? इसका ही फेज फाई रहेगा. फेज के बारे में हम बताएंगे बाद में थोड़ा सा और. ऐसे वेब में हम पढ़ा चुके हैं फेज के बारे में. तो किसी वेब का फेज का क्या मतलब है, वही यहाँ पर वो फेज है. तो फेज अभी बस लिख लो कि फेज डज नॉट चेंज. ड्यू टू रिफ्रैक्शन फेज डज नॉट चेंज. ड्यू टू रिफ्रैक्शन फेज डज नॉट चेंज. फेज जो वेब में पढ़ाए थे वही वाला फेज. ड्यू टू रिफ्रैक्शन फेज डज नॉट चेंज. अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सबको पता है. कितना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है? दो है. कौन कौन? पहला कौन सा? पहला है कि फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है कि ये और नॉर्मल तीनों किस में रहेगा? एक प्लेन में. दूसरा लॉ स्नेल्स लॉ.
फर्स्ट लॉ है जो जान ही रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री, तीनों किस में रहेगा? ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। हो गया? समझ में आया ना सबको? ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ ही क्या है? स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। स्नेल्स लॉ, तुम की घोंघा मार के खाई हो तब तो लॉ जानते घोंघा लॉ, चाइना वाला सब डर के भाग जाएगा, कह रहे केकड़ा क्या खा जाएगा, वो चाइना वाला नहीं डरता है वो सब, उन लोग का फेवरेट है ना। हाँ वो लोग कुछ भी खा जाता है, चाइनीज सब कुछ भी खा लेता है, वो सब का फेवरेट है। शुरू में वो लोग कीड़ा मकोड़ा खा के जीवन बचाया है, और धीरे धीरे बाद में आदत लग गया। क्या हुआ ना कि चाइना में एक समय वो चलता था स्मगलिंग, क्या बोलते हैं जी, जो अफगानिस्तान में पैदा होता है, ड्रग्स, बहुत खतरनाक अफीम। चाइनीज सब अफीम का नशा करता था पहले, तब चाइना को जो है ना अफीम का नशा का आदत लगा दिया गया, वो लोग खेती बाड़ी छोड़ दिया, खेती बाड़ी करना बंद कर दिया। अंग्रेज लोग क्या किया कि उसको समुद्र में जहाज वहाज पे बंद कर करके फेंक दिए। अब उन लोग के पास खाने पीने का कुछ बचा ही नहीं, तो समुद्र से जो कीड़ा मकोड़ा मिले वो खा खा करके सर्वाइव किया। फिर धीरे धीरे उन लोग का आदत हो गया वही सब खाने का, फिर उसके बाद चाइना का सब फूड ही बन गया। अब देखते हो कि उसका रोटी ही बनेगा तो कीड़ा मकोड़ा के शेप में है, सब कुछ को उसी मैगी वैगी देखते हो चेरा उरा टाइप के बना के रखे हुए हैं मैगी खाने पे। अभी दे दो अपने पुराने कोई भी दादा दादी ने, खाएंगे जल्दी? नहीं खाएंगे मैगी, उस चेहरा की तरह दिखता है, केचुआ। और अब का बच्चा केचुआ उतना देखा नहीं ना है, तो उसको टेंशन ही नहीं होता है, तो अच्छा लगता है खाने में। और उसके लिए चाइनीज लोग क्या किया, आज उसमें डाल दिया है एमएसजी, डाल दिया है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसका खतरनाक इफेक्ट है, थोड़ा सा डाल दिया। अब माइंड में वो सिग्नल भेजता है कि तुम्हारा भूख मिटा नहीं है, भूख लगा हुआ है और पेट पूरा फुल है। बच्चा के मन में सिग्नल जा रहा है कि पेट नहीं भरा है, तो वो सीधे उसको निगलते जाता है। देखते हो बच्चा सबको जल्दी दिखाएगा, तो उससे भूख उसका मिटा ही नहीं, और वहीं से समस्या उत्पन्न हो जाता है। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ सिंपल है, ये मान लो कि मीडियम वन है, मीडियम वन, ये है मीडियम टू, मीडियम टू, ठीक है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले नॉर्मल टू द बाउंड्री, नॉर्मल टू द बाउंड्री। मान लो ऐसे चला गया, ये रेयर ना होगा, टेंसर से रेयर में आएगा तब ना दूर भागेगा। और मान लो कि स्लेंस लो सबको याद है ना जी, ये एंगल मान लो थीटा वन है, ये एंगल मान लो थीटा टू है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। तुम लोग जो 10th पढ़े होगे हम उसको थोड़ा सा अलग करके बता रहे हैं, जिससे कि कभी गलती नहीं होगा। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो स्नेल्स लॉ ये बताता है
कि μ1 इंटू उस मीडियम का म्यू इंटू उस मीडियम का साइन थीटा, μ1 इंटू साइन थीटा 1 बराबर दूसरा मीडियम का म्यू इंटू उसी मीडियम का साइन थीटा, ये बराबर होगा सिंपल। म्यू इंटू साइन थीटा क्या होगा? कांस्टेंट। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखें कि किसी मीडियम का म्यू इंटू उस मीडियम का साइन थीटा रहना है लाइट के लिए कांस्टेंट। कांस्टेंट, यही स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ से ही पता चलता है, इसी को स्पीड के टर्म में ही बता सकते हैं कि अगर लाइट एयर से किसी मीडियम में चला तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? c बाई म्यू हो जाएगा। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज c बोलते हैं। लाइट का स्पीड वैक्यूम में c होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हो जाता है v बराबर क्या होगा? v बराबर होता है c बाई म्यू। बस याद रखें दो फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ ही है ये, दोनों एक ही बात है। स्नेल्स लॉ से ही ये चीज आया है। तो v बराबर c बाई म्यू। लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, मीडियम में पानी में किसी ग्लास में क्या हो जाएगा? c बाई म्यू। म्यू क्या है उस मीडियम का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू का वैल्यू एक से छोटा भी हो सकता है क्या? एक से छोटा हो सकता है। तो म्यू का वैल्यू एक होगा किसके लिए? वैक्यूम के लिए। और वैक्यूम म्यू बराबर एग्जैक्ट 1 और बाकी सबका एक से ज्यादा, एयर का थोड़ा सा ज्यादा, और एयर म्यू स्लाइटली ग्रेटर देन, इसका वैल्यू लगभग मान लो 1.001 ऐसे मान लो, एक से थोड़ा ज्यादा। एक आध जीरो हम अपना मन से दे दिए, वो ध्यान नहीं देना है, बस याद रखना है दोनों का लगभग एक ही रखना है। और बाकी ग्लास का किसी का भी म्यू ऑलवेज क्या होगा? म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ग्लास का होता है 1.5, पानी का 4/3, ये सब होता ना है। ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। आज कौन दिन है? बृहस्पतिवार है ना। शनिवार को सुबह में हम चाह रहे हैं कि सरफेस टेंशन का क्लास सुबह में 10 बजे से ले लेते हैं, या सुबह 8 बजे से कहो तो ले लेते हैं। 8 से सही रहेगा ना? सरफेस टेंशन बाकी जिन लोग जो नहीं, देखो दोनों ऑप्शन है। जो केवल देखो मेरा बात सुन लो, दोनों ऑप्शन जिनको बोर्ड देना है, बोर्ड को प्रायोरिटी में रख रहे हैं, 11th का टॉपिक पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो वो बाद में आकर के क्लास कर लेगा दूसरे बैच में। 11th वाला बैच में जब सरफेस टेंशन स्टार्ट होगा उसको बोर्ड के बाद स्टार्ट करेंगे। बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड का और सीबीएसई खत्म, सीबीएसई खत्म होगा, उसका सरफेस टेंशन और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स उसमें भी स्टार्ट होगा। अभी जनवरी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए सरफेस टेंशन को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर देंगे। तो सरफेस टेंशन का क्लास शनिवार को सुबह में 8 बजे रख दे रहे हैं, ठीक है। 10 से 12, 8 से 10 करते हैं, 8 बजे कोई नहीं रखता जाड़ा में। चलो लाइव कर देंगे, बाद में सब देख लेगा, बाद में सब जिसको आना है आ सकता है। ठीक है, 8 से 10 में सरफेस टेंशन शनिवार। और संडे को एक क्लास रख देंगे एक्स्ट्रा, तो दोनों में शनिवार का जैसे चल रहा है वो चल रहा है, संडे को बोर्ड वाला ही केवल, ठीक है।
अब बोर्ड का तो तुम्हारा जो दोनों बैच में कर रहा है ना लाइट, ये दोनों वाला बैच में जो कर रहे हैं MWF 4 से 6 में जो आ रहा है उसका तो दिसंबर तक में सब कंप्लीट होने वाला है। और बाकी 10-15 दिन का एक्स्ट्रा बचेगा जब कोई एक ही बैच में आ रहा है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे।